गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। इसका यूनिट 9 है, जिसमें हमें पढ़ना है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो है योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां। हर बार इस यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार चार चार क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। दो तीन क्वेश्चन तो जनरली आता ही है, कई बार 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन भी इससे आ जाता है। बड़ा इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन एक पुस्तक से ही खास करके पूछा जाता है। वो है पुस्तक योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां, जो कैवल्य धाम के द्वारा ये किताब प्रकाशित हुई है। लेखक हैं डॉक्टर मनोहर लक्ष्मण घरोटे, डॉक्टर श्रीमंत कुमार गांगुली जी। तो ये पुस्तक अगर आप खरीद सकते हैं तो बहुत अच्छा, खरीद लीजिए। नहीं तो नोट्स तो आपको हम देंगे ही देंगे। वो नोट्स देंगे, पुस्तक में और डिटेल है। तो उसी पुस्तक से ही, पुस्तक का नाम दे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए वो पूरी किताब हम लोग पढ़ते हैं। उसी पूरी किताब से हमने नोट्स बनाया हुआ है। उसमें शुरुआत में कुछ बेसिक चीजें हैं जो पहले आप पढ़ चुके हैं, तो उसको हम फास्ट में पढ़ते हुए निकल जाएंगे। जैसे शुरुआत में उन्होंने भूमिका दी हुई है कि प्राचीन शिक्षा पद्धति, आधुनिक शिक्षा पद्धति, फिर योग के बारे में मिसकंसेप्शंस की चर्चा है। फिर इस किताब के मुताबिक योग को, अब योग में जो अभ्यास है उसमें किस तरह से अध्यापन विधि होना चाहिए, टीचिंग प्रोसेस उसमें क्या है। अगर आप योग विषय को पढ़ा रहे हैं तो उसके पढ़ाने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, इसकी चर्चा इस पुस्तक में खास तौर से दी गई है। और उससे पहले थोड़ी सी भूमिका दी गई, जैसे प्राचीन शिक्षा पद्धति और आधुनिक शिक्षा पद्धति को पहले समझाया गया है। तो ये बहुत कॉमन चीज है। प्राचीन शिक्षा पद्धति आधुनिक शिक्षा पद्धति में बहुत अंतर है। पहले प्राचीन शिक्षा पद्धति में कोई ऑनलाइन तो होता नहीं था, तो कॉलेज ऐसा नहीं होता था कि एक यूनिवर्सिटी उसके 50 ब्रांचेज हैं, ऐसी अवस्था नहीं होती थी। आश्रम हुआ करता था, तो छात्रों की संख्या सीमित हुआ करती थी। फिक्स है कि हाँ, इतने छात्र आश्रम में रह सकते हैं तो उतने ही रहेंगे। आधुनिक शिक्षा पद्धति में क्या है, छात्रों की संख्या सीमित नहीं है। हाँ, एक कॉलेज में सीमित हो सकता है यूनिवर्सिटी में, लेकिन दूसरे यूनिवर्सिटी खुल जाते हैं। तो आधुनिक शिक्षा पद्धति में अगर आप ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं तब तो बहुत सारे स्टूडेंट हो जाते हैं, तो छात्रों की संख्या असीमित है। समय का बंधन पहले नहीं हुआ करता था, जनरली समय का बंधन नहीं होता था कि आपको अगर पढ़ना है कितने ही कितने साल तक पढ़ते जाइए। आज समय का बंधन अनिवार्य कर दिया गया है। आज तो उम्र की सीमा भी लगा दी गई है। ये नौकरी है या ये वाली पढ़ाई है, उसमें इतना ही उम्र की सीमा है, इसी उम्र के अंतर्गत आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप इंजीनियरिंग यानी आईआईटी किसी भी उम्र में आप पास कर रहे हैं। हालांकि एक बात है, एमबीबीएस की पढ़ाई आप किसी भी उम्र में कर सकते हैं, ये एक अच्छी बात है। यानी कि नीट का पेपर आप 50 साल के हैं तो भी दे सकते हैं, तो भी आप डॉक्टर बन सकते हैं। अगर किसी की ख्वाहिश हो कि डॉक्टर बनना, एमबीबीएस करना है, उम्र हमारी ज्यादा हो गई है, फर्क नहीं पड़ता, आप कर सकते हैं। ये एक अच्छी बात है। छात्र पहले वर्ग और वर्ण के हिसाब से बंधे होते थे। वर्ण के हिसाब से आश्रमों में, सीए का भी, हाँ, सीए में भी उम्र का बंधन नहीं। और आज आधुनिक शिक्षा पद्धति में वर्ग और वर्ण का कोई बंधन नहीं है। पहले वर्ग और वर्ण का बंधन थोड़ा अलग तरीके से था कि ब्राह्मण है तो उनके लिए पढ़ाई का तरीका भी अलग होता था, क्योंकि उनकी पेशा अलग है। क्षत्रिय है तो उनके लिए पढ़ाई अलग हुआ, उनको लड़ाई झगड़े वाले यानी हथियार चलाने वाले भी ज्ञान देना, बाकी ज्ञान भी जरूरी है। उसी में 19-20 होता रहता, कौन सा ज्ञान ज्यादा देना है, कौन सा कम देना है, इस तरीके से होता था। और कहते हैं ऐसा कि सबको शिक्षा का अधिकार भी शायद नहीं था। हालांकि अगर सबको शिक्षा का अधिकार नहीं, वाल्मीकि ऋषि कैसे जो है उन्होंने रामायण की रचना कर दी, ये भी एक समझने वाली बात है। तो खैर, इस पर कह सकते हैं, थोड़ा वाद विवाद वाला विषय है। लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कैसे कहें कुछ नहीं है, आजकल में तो आरक्षण है ही। तो आरक्षण के चक्कर में आज भी वर्ग विशेष की व्यवस्था तो है ही। तो मेरा तो यही मत है। अब मान लीजिए आज फॉर्म भर रहे हैं, देव जी फॉर्म भरेंगे तो 1000 रुपये लगेंगे। हो सकता है जो SC ST कैटेगरी से हम में से कोई भाई होंगे वो भरेंगे, उनको कम पैसे लगेंगे। चाहे देव जी की कमाई कितनी भी हो,
और चाहे SC ST कैटेगरी वाले की कमाई बहुत अच्छी हो तो भी उनको कम पैसे लगेंगे। तो आज भी है, वर्ग भेद तो है ही आज भी है। इस पर बहुत सारे लोग मुझसे नाराज भी हो जाएंगे, इसलिए ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे। वैचारिक गुणवत्ता का पहले बहुत महत्व था, आज अंकों के आधार पर गुणवत्ता होता है। पहले चरित्र वगैरह सब देखा जाता, ओवरऑल आपका विकास देखा जाता था, तो आप कितने अच्छे हैं ये मायने रखता है। और आज का क्या है कि आपका बेटा स्कूल से आया, एग्जाम दे करके कितने मार्क्स आए हैं उसके हिसाब से आप अनुमान लगाते हैं मेरा बेटा इंटेलिजेंट है या नहीं। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता था। पहले सर्वांगीण विकास में सब कुछ आ जाता था, उसका भाव व्यवहार आचार विचार संस्कार सब कुछ आता था। आज शिक्षा का उद्देश्य हो गया कौन ज्यादा कमाई कर रहा है, वो ज्यादा सफल उसको माना जाता है। तो ये चीज है, भले ही वो कितना ही अच्छा उसका व्यवहार हो विचार हो, कहते हैं क्या कर रहे हो, दो पैसा कमा तो नहीं रहे हो ढंग से, वो देखो तुमसे कम पढ़ने में तेज था, कितना ठेकेदारी करके कितने पैसे कमा रहा है, वो देखो कितना करोड़पति बन गया हुआ है। भले ही उसकी संगत खराब हो, वो हथियार रखता हो, वो शराब पीता हो, किसी का ध्यान नहीं जाता है, पैसा कमा रहा है, उसको लोग कहते हैं बड़ा अच्छा है। अब थोड़े कम पैसे कमा रहे हैं और जो है बड़े मुश्किल से बहुत अच्छे ब्रांड के कपड़े नहीं पहन रहे हैं, तो लोग हीन भावना से देखते हैं, ऐसा अभी भी है। लेकिन हम योग करने वाले हैं, हमें अपनी दृष्टि बदलनी चाहिए। समाज बदलने के लिए हमें अपनी दृष्टि बदलनी पड़ेगी। तो हम ऐसा ना करें, जो अच्छे संस्कार वाले हैं चाहे एक रिक्शा वाला भी है, उनका सम्मान कम से कम इस क्लास में मौजूद सब लोग करेंगे, ये प्रण लीजिए। तो हम तो अपनी सृष्टि बदल लेंगे। अब हम लोग आते हैं योग पर, सीधे आते हैं योग और योग का अभ्यास। तो आज सारा विश्व क्या कर रहा है, मोक्ष के लिए नहीं, शारीरिक और मानसिक समस्याओं से मुक्ति के लिए योग की शरण में आ रहा है। दुख से ही मुक्ति के लिए आ रहा है, लेकिन उसको सिर्फ शारीरिक और मानसिक दुख से निवृत्ति चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। उसको समाधान के तौर पर मोक्ष भी नहीं चाहिए, शरीर स्वस्थ चाहिए, मन प्रसन्न रहे ताकि हम भोग भोग पाए। हालांकि योग के बारे में आज भी कई भ्रांतियां हैं, भ्रामक धारणाएं हैं, हम लोग यूनिट 1 में इसको पढ़ चुके हैं ज्यादा। 4-5 पॉइंट इसमें भी देखेंगे। आज भी ये माना जाता है कि योग सबके लिए नहीं है, कुछ विशेष लोगों के लिए है। जैसे योग बुजुर्ग लोग करते हैं, आप युवक हो नए हो तो कुछ अलग चीजें करो, और उसी में अलग चीजें। तो योग वालों ने भी क्या करा, कहा पावर योगा करो, नाम दे दिया पावर योगा का। अच्छा, योग को कम करके आंक रहे हो, पावर योगा आपको कराएंगे। पावर योगा की चर्चा किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगी, लेकिन पावर योगा आ गया, तो जिम वाले भी थोड़ा सा कहते हैं अरे पावर योगा से करते हैं। खैर, योग चमत्कारों से जुड़ा विषय है, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। अलौकिक विचार शक्तियों से संबंधित है, ऐसा कुछ नहीं है। अलौकिक विचार आध्यात्मिक विचार जरूर होते हैं, आपके अच्छे विचार हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बलशाली शक्तिशाली हो जाएंगे, सामने देव जी आए तो भले बलवान है तो योग करने वाले फूंक दिया तो देव जी उड़ जाएंगे, ऐसा भी नहीं है, कोई अलौकिक शक्तियां नहीं आ जाएंगी। योग रहस्यों से भरा हुआ है, जादू टोना जैसा कुछ है, रहस्य तो है। रहस्य मतलब वो आध्यात्मिक रहस्य है, वो गूढ़ रहस्य है, ब्रह्म को जानने वाला रहस्य है। दूसरा वाला रहस्य नहीं है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जादू टोना कर लिया कल हमारे घर में बहुत सारे पैसे आ जाए, उस योग की ऐसी विधा, वो वाला नहीं है। योग ऐसी चिकित्सा पद्धति भी नहीं है जिससे सारे रोग ठीक हो जाते हैं, ये भी भ्रामक धारणा। बहुत सारे लोग मानते हैं अच्छा योग कर रहे हो ना सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब दिल्ली में रह के कितना भी आप योग कर ले, एयर तो वही जाएगा आपके, जो पॉल्यूटेड एयर है, और वो फिर आपके ब्लड में मिल रहा है। अभी एम्स के पूर्व डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया जी का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि अगर आपके लंग्स की क्षमता बहुत कमजोर है तो तुरंत दिल्ली छोड़ दीजिए, बहुत मुश्किल है, नहीं तो बाकी जितने उपाय हैं उसको कीजिए, क्योंकि आप श्वास तो वही ले रहे हो, आपके ब्लड में भी मिल रहा है। अब योग करने वाला आपके नाक में कोई अलग से फिल्टर तो है नहीं, वो सिर्फ जो है शुद्ध वायु खींचेगा। वो अगर और प्राणायाम कर रहा है तो वो गंदी वायु ही जा करके उसके लंग्स में और जो है हिला रहा है। तो दिल्ली में रहने वालों के लिए बड़ी मुश्किल। दूसरी बात है, योग एक व्यायाम पद्धति मात्र है, ऐसा भी नहीं है। योग में, और बहुत सारे लोग समझते हैं कि योग सिर्फ आसन है, ऐसा भी नहीं है। योग संपूर्ण है, उसके अंग हैं, और कौन कौन से अंग बताए गए हैं वो हम लोग अभी देखें।
पहले योग शब्द की उत्पत्ति देख लेते हैं, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, बस एक नजर में फटाफट देखते हैं। महर्षि पाणिनि के मुताबिक युज धातु से योग शब्द बना हुआ है। इसके तीन अर्थ हैं, युजिर योगे, युज समाधो, युज संयमने। बार बार रिपीट हुआ, अब सबको याद हो गया होगा। योगे का अर्थ जुड़ना, आत्मा परमात्मा का मिलन। युज समाधो समाधि के अर्थ में कहा गया है। युज संयम ने इंद्रियों के संयम के अर्थ में कहा गया। यानी जब संयम करेंगे तो समाधि की अवस्था आएगी, समाधि की अवस्था आएगी तो आप आत्मावस्था में अवस्थित होंगे, फिर परमात्मा के दर्शन होंगे, परमात्मा अवस्था में आप मिल जाएंगे। तो नीचे से ऊपर तक एक क्रम से सीढ़ियों से आप बढ़े। यहाँ तक तो बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया। अब हम आते हैं योग अभ्यासों के अध्यापन विधि, जो पुस्तक है उससे जो क्वेश्चन मोटा मोटा पूछा जाता है, अब उस पर हम एक एक करके बढ़ते चले जाए। इस पुस्तक में जितने भी यौगिक अभ्यास हैं, उन यौगिक अभ्यासों का वर्गीकरण 6 पार्ट में किया गया। वर्गीकरण किया गया कितना? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। हम लोग योग दर्शन में जानते हैं वर्गीकरण किया गया। अष्टांग योग हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग घेरन संहिता में पढ़ते हैं, घेरन संहिता में सप्तांग योग पढ़ते हैं, हठ प्रदीपिका में चतुरंग योग पढ़ते हैं, 4 हैं। हम लोग योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक में देखिए 6 पार्ट बताए गए। योग अभ्यासों को 6 पार्ट में वर्गीकृत किया गया है। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है, इसको याद भी रखना है। इस पुस्तक के मुताबिक पूछा जाएगा तो अष्टांग योग आप नहीं लिख सकते, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि लिख करके आ गए, टिक लगा दिया, गलत हो जाएगा। 6 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक में। कैवल्य धाम की किताब में पहला कहा गया आसन को रखा, दूसरे भाग में प्राणायाम का वर्गीकरण में रखा गया है, तीसरे में बंध को रखा गया, मुद्रा बंध, चौथे में क्रियाओं को रखा गया है, पांचवें में ध्यान को रखा गया है, छठे में रखा गया है अभिव्यक्ति प्रशिक्षण अभ्यास। इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन होता है। एप्टीट्यूड ट्रेनिंग प्रैक्टिस, अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास, ये छठा है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये 5 तक तो आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये भी सीक्वेंस में याद होना चाहिए। आसन प्राणायाम, आसन प्राणायाम करने के बाद बंध लगाते हैं। यहाँ क्रियाएं बाद में दी गई है, फिर ध्यान तो खैर बाद में है ही, क्रियाओं के बाद ध्यान है। लास्ट में आपको अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास दिया गया है। ये हम लोग देखेंगे, एक एक करके हम लोग देखें। पहले आसन के बारे में क्या कहा गया है। अभी तक जो आपने हठ प्रदीपिका घेरन संहिता जहां जहां अलग अलग पढ़ा हुआ है वो सब आपके दिमाग में बना हुआ है। अब इस पुस्तक में उन सारी जगहों से लेकर के कौन सी कुछ बातों को रखा गया है, इस पुस्तक के मुताबिक उतनी ही बातें हमें अलग से एक कोना बना लीजिए अपने दिमाग में, मिक्स नहीं करेंगे। एक अलग से पोटली, एक अलग से थैली बना ली, उस थैली में भरेंगे। उस थैली का नाम रखिए योगाभ्यासों के अध्यापन विधियां पुस्तक, उसमें उसके मुताबिक ये बात होगी। शरीर की एक विशेष स्थिति है, यानी पोस्चर है, जो मन और शरीर को स्थिर खिंचाव के द्वारा स्थिरता प्रदान करता है और आपकी मांसपेशियों और तंत्रिकाओं में खिंचाव जब आता है तो उसमें सुधार होता है, एक उचित रिदम स्थापित होता है। साथ ही आपके मसल्स में एक तान उत्पन्न होता है, पेशीय टोन उत्पन्न होता है, मसल्स टोन उत्पन्न हो। टोन का मतलब पतला होने से नहीं है, टोन का मतलब है लचीलापन, पर्याप्त लचीलापन। पर्याप्त मतलब ये नहीं खूब लचीलापन होगा, नहीं, जितने की जरूरत है उतना लचीलापन होना चाहिए। नहीं, स्वस्थ पेशियों को स्वस्थ करता है एक तरीके से। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मांसपेशियों और तंत्रिकाओं, जो तंत्रिका तंत्र है वो तंत्रिकाएं कहाँ गई हुई? मांसपेशियों में ही तो गई हुई। तो मांसपेशियों का तंत्रिकाओं में मिला हुआ दोनों का संबंध होगा। तो मांसपेशियों और तंत्रिकाओं में न्यूरोमस्कुलर जो है उसमें भी खिंचाव आएगा। तो शरीर आप खींच रहे हो, मसल्स खींच रहे हो, तो मसल्स तो खींच ही रही है, तंत्रिकाएं भी खींच रही हैं, दोनों में खिंचाव आ रहा है। तो जहां कहीं भी अगर कोई दिक्कत है, रुकावट है, कहीं आपका फैट ज्यादा हो गया हुआ तो सब फैट कम होना शुरू होगा, वहां ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, तो क्या होगा? सुधार होगा, उसमें क्या होगा? आपके उसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम दूर होंगे, आप स्वस्थ होंगे। उसके लिए इस्तेमाल किया गया है कि उचित रिदम स्थापित होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, पेशीय तान में सुधार होता है, इसको हम लोग बाद में भी देखेंगे।
पतले अच्छा पतले हो गए। पेशीय तान में सुधार होता है, मसल्स टोन हो जाता है। टोन मतलब कि मसल्स में ना ज्यादा फैट रहेगा ना कम, जितनी जरूरत है उतना रहेगा। अब योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक आप देखेंगे इस पुस्तक में ना जो बातें लिखी वो साइंटिफिक उसके साथ में रिदम बिठाया गया है। आसन के दो आधारभूत सिद्धांत यहाँ बताए गए, जो कि भगवत उसमें उससे लिया गया है, पातंजल योग दर्शन से। पातंजल योग दर्शन में भी आसन के बारे में कहा गया है, स्थिरम सुखम आसन, यानी कि स्थिरता और सुख को कहा गया आधारभूत सिद्धांत। और यहाँ भी योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक में स्थिरता और सुख, ये दो आधारभूत सिद्धांत बताए गए हैं। और कहा गया आसन से ये दोनों ही चीजें, स्थिरता और सुख, शरीर मन दोनों पर इसका प्रभाव पड़ता है। स्थिरता मन में भी आएगी, शरीर में भी आएगी, सुखी शरीर भी होगा, मन भी होगा। तो आसन से शरीर मन दोनों पर प्रभाव पड़ता है। अब इसी में, इसी पुस्तक में, यानी योगाभ्यासों का अध्यापन विधि पुस्तक जो कैवल्य धाम से प्रकाशित है, इसमें कुछ सावधानी भी बताई गई है। आसन करते समय झटके नहीं आने चाहिए। जो हम लोग तेज तेज झटका करते हैं उसे कार्डियो कर रहे हैं, तो कार्डियो का सिद्धांत अलग है। उस सिद्धांत के मुताबिक ही कार्डियो को करें, उसको योग नहीं बोलेंगे, वो योग नहीं है। हालांकि जो भी यौगिक मनोभाव से किया जाता है सब योगी, लेकिन योग के आसन के संदर्भ में वो नहीं है, वो कार्डियो है। गलत या सही हम नहीं कह रहे, क्या गलत है क्या नहीं। लेकिन योग का जब आसन करते हैं तो उसमें झटके, उसमें जर्क नहीं आता है। जितने योग टीचर यहाँ सबको ये बात पता है, जब आप सब कहते हैं नहीं झटका नहीं देना, झटका नहीं देना, आसानी से आराम से करना है, आराम से करना है। आसन के अभ्यास से थकान नहीं होनी चाहिए। आजकल तो ये नियम हो गया, अगर आप थके नहीं तो कहेंगे योगा टीचर अच्छे नहीं। दर्द नहीं हुआ कल सुबह उठ करके कहेंगे योगा टीचर बेकार थे। दर्द, बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, दर्द हुआ आज ना तो बहुत अच्छा, इसका मतलब बहुत अच्छा कराया। मुझे भी बहुत सारे मिले, सर कल जो आपने कराया था ना, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द, हाँ कितना अच्छा है, इसका मतलब आपने बहुत अच्छा करा। तो ये है, तब योगा टीचर ने इस क्लू को पकड़ लिया हुआ है। कुछ ऐसा करा दो हफ्ते में 2-3 दिन कि दर्द थोड़ा सा हो तो सामने वाले को संतुष्टि हो, कुछ अच्छा सा अलग सा कराया। सर वो ऐसे कहते हैं कि जैसे खाने के बाद पेट भरा हुआ लगता है, वैसे ही करने के बाद लगना चाहिए कि कुछ करें। तो ये है। लेकिन यहाँ देखिए योगाभ्यासों का अध्यापन के लिए वो ठीक है, आप अपने रोजगार के लिए जो कर रहे हैं हम सब करते हैं, यहाँ पर देखिए, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए योग साधक का जिनको करा रहे हैं। अब यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, आसन करते समय झटके नहीं आने चाहिए, आसन के अभ्यास से थकान नहीं होना चाहिए। कोई आसन आपने किया उस समय थकान, और तुरंत रिलैक्सेशन देना चाहिए, तुरंत रिलैक्सेशन वाले अभ्यास कराने चाहिए, तो थकान नहीं होनी चाहिए। अब आसन को भी तीन श्रेणी, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तीन कैटेगरी में आसन को बांटा गया है। पहली कैटेगरी है ध्यान धारणात्मक, जिसको मेडिटेटिव कहते हैं। मेडिटेटिव, मेडिटेटिव किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाए तो एक शब्द और जोड़ दिया गया यहाँ, ध्यानात्मक धारणात्मक आसन, सब जानते हैं। फिर दूसरी कैटेगरी है संवर्धनात्मक आसन का। संवर्धनात्मक आसन वो है जिसमें कि आपको शरीर जो है, कहते हैं ना शरीर में ताकत आती है, जिसको स्ट्रेचिंग। स्ट्रेंथिंग वाले, हाँ बहुत बढ़िया, स्ट्रेंथिंग वाली बात आ गई दूसरी कैटेगरी में, संवर्धनात्मक हुआ। और तीसरा हुआ शिथिलात्मक, अब थक गए तो थोड़ा सा रिलैक्स करा दीजिए, तो फिर उसके बाद लास्ट में क्या होगा, वाह बहुत आनंद आ गया। तीन कैटेगरी का अभ्यास हो गए। अभी तो हम लोग सब कहते हैं, अभी किन्हीं को बोलेंगे प्रार्थना कराइए, तुरंत कहेंगे किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं तो वो ध्यानात्मक हो, जिसमें बैठ करके आप ध्यान करें, प्राणायाम करें, उसमें शरीर, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन बिल्कुल सीधी होती है, शरीर सीधा रखते हैं, तो ध्यानात्मक धारणात्मक हो गया। जैसे पद्मासन है, सुखासन है, सिद्धासन है, कुछ लोग वज्रासन में भी कर लेते हैं, ये सब ध्यानात्मक धारणात्मक आसन है। संवर्धनात्मक आसन हो गए, स्ट्रेंथिंग वाले आसन हैं, इसमें शरीर में पर्याप्त खिंचाव आ रहा है, पेशियों में प्रभाव पड़ रहा है, टोन उत्पन्न हो रहा है आपके मसल्स में। पेशियां मतलब मसल्स में आपके, टोन मतलब देखिए, अब ये शब्द यहाँ क्लियर करी देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक रबर है, अब ये रबर को हमने खींचा, तो जितना रबर में खिंचाव होना चाहिए उतना तक खिंचाव है तो ठीक है, ज्यादा खींच दिया
तो क्या हुआ, रबर किसी काम का नहीं है। रबर बहुत टाइट है तो वो भी किसी काम का नहीं है। तो मसल्स की भी अपनी एक क्षमता होती है, स्वस्थ मसल की होती है कि वो पर्याप्त जितना खिंचाव होना चाहिए उतना ही रहे, ना ज्यादा ना कम, ना ज्यादा फैट ना बिल्कुल कम फैट भी ठीक नहीं, क्योंकि फैट भी आपके अंगों की रक्षा करता है, फैट भी आपके शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन पर्याप्त मात्रा, जितना जरूरत है उतना ही, बहुत अधिक नहीं। टोन से मतलब यही है, लचीलापन जितना मसल्स में जरूरत है उतना बना देता है कौन, संवर्धनात्मक आसन। रीढ़ की हड्डियां भी लचीली, रीढ़ की हड्डियां भला कैसे लचीली होंगी, रीढ़ की हड्डियां लचीली थोड़ी होती, वर्टिब्रा तो बोन होता है, बोन थोड़े ना वो कार्टिलेज बन जाएगा, नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि उसके बीच में काट उसके वर्टिब्राज के बीच में आपको डिस्क होता है, और जब आप झुकते हैं नहीं झुकते हैं तो उससे हार्डनेस आ जाती है। तो हार्डनेस खत्म करने के लिए तो जो आप अभ्यास करते रहते हैं, थोड़ा ज्यादा भी पीछे झुक जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, तो उस संदर्भ में लचीलापन शब्द इस्तेमाल होता है। मांसपेशियां आपकी मजबूत भी होती हैं, मर्म बिंदुओं को भी एक्टिव करता है, ये बात भी अलग से कही गई है। मर्म बिंदु हम लोगों ने मर्म स्थल पढ़ा हुआ, कौन सा हठयोग के ग्रंथ में पढ़ा हुआ, कितने मर्म स्थल बताए गए हैं, दोनों बातें बताइए जरा। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में सर। सिद्धांत पद्धति में वशिष्ठ वशिष्ठ संहिता में, वशिष्ठ में वशिष्ठ संहिता में राहिसा करिए 18 मर्म स्थल बताए गए हैं। लेकिन जो है वशिष्ठ संहिता में 18 मर्म स्थल बताया गया है, शब्द वो लेकर के, तो वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, बढ़िया। और जनरली मर्म के बारे में जो चर्चा है वो आयुर्वेद के ग्रंथों में मर्म बिंदुओं की चर्चा बहुत डिटेल में की है, 107 कहीं 106 ऐसे मर्म स्थल बताए गए हैं। सिर में भी मर्म होता है, आंखों में होता है, वो सब होता है। तो मैंने भी मर्म की एक ट्रेनिंग ली हुई है ऋषिकेश में जाकर के, हरिद्वार में जाकर के। तो उसमें बताया गया था कि जो आप आसन करते हैं, अलग अलग आसनों से ही भी मर्म स्थल पर प्रभाव पड़ता है। और साथ ही मैं कुछ होता है तो मैं अपने मर्म स्थल दबाता रहता हूँ, अनुमर्म छिद्र मर्म ये सब दबाता रहता हूँ, सिर के मर्म में दबाता रहता हूँ। घुटने के लिए तो बड़ा अच्छा गुल्फ मर्म ऐसा है कि जिसको भी दबाता हूँ तुरंत लगता है कि बहुत आराम मिल गया हुआ है गुल्फ मर्म। तो मर्म विद्या जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और जोशी जी हैं, वो ऋषिकेश में रहते हैं, वो हाँ हरिद्वार में रहते हैं, कनखल में। किन्हीं को सीखना है तो उनसे संपर्क कर सकते हैं, मृत्युंजय मिशन नाम से उनका संस्थान चलता है, बहुत ही अच्छे विद्वान इंसान है। तो संवर्धनात्मक आसन से मर्म बिंदु भी एक्टिवेट होता है। और इसके लिए बैठ करके, जानते आसन कैसे कैसे किया जाता है, बैठ करके भी किया जाता है, लेट कर किया जाता है, खड़े होकर किया जाता है, अलग अलग तरीके से आसन हम लोग करते हैं संवर्धनात्मक आसन। फिर तीसरी कैटेगरी आती है शिथिलात्मक आसन की। जब आप थक गए, शरीर में आपने पर्याप्त संवर्धनात्मक आसन किया, बहुत खिंचा हुआ, ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़ा या कम हुआ, जो भी हुआ, उसको बैलेंस करने के लिए लास्ट में जरूर हमें शिथिलात्मक आसन करना चाहिए। तो शवासन करिए या मकर आसन कीजिए। खड़े होकर के भी आजकल तो, खड़े होकर के भी कहते हैं शरीर ढीला छोड़ दीजिए, उत्थित शवासन हो गया। तो इस तरह से हम लोग शवासन के अलावे और क्या करते हैं, हाँ अधोमुख वीरासन भी कहा जाता है अष्टांग विन्यास में, अधोमुख वीरासन कीजिए, जिसको रैबिट पोज कहा जाता है। शशक आसन, शशांक नहीं शशक आसन, तो शशक आसन में भी थोड़ा रिलैक्स मिलता है। तो अलग अलग आसन है रिलैक्सेशन के लिए। बहरहाल एग्जाम की दृष्टि से सब लोग ये सब जानते हैं क्यों मैं बोल रहा हूँ। आसन को 3 कैटेगरी में बांटा गया, ध्यानात्मक, धारणात्मक, एग्जाम की दृष्टि से संवर्धनात्मक और शिथिलात्मक। किस पुस्तक के मुताबिक? योगाभ्यासों की अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक। पहला हम लोगों ने देखा आसन। पहले ये बताइए योगाभ्यासों को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है, कितनी कैटेगरी में बांटा है? आसन, पहला आसन, आसन, प्राणायाम, बंद क्रियाएं, ध्यान और अभिवृत्ति शिक्षण अभ्यास। अरे वाह, क्या बात, बहुत सुंदर सुंदर। अभी किन्हीं का हैंड रेज था, अनुजी का, अनुजी बताइए। सर मैं ये पूछ रही थी, ये शशंक आसन और शशांक आसन एक ही है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे नहीं, वो ऐसे भी बता देता हूँ। शशक आसन शशांक आसन अलग अलग होता है। शशांक मतलब क्या होता है? चंद्रमा। शशक मतलब क्या होता है?
खरगोश, खरगोश को शशक कहा जाता है संस्कृत में, शशा भी कहा जाता है। तो शशक आसन जब आप करते हैं तो आप रैबिट पोज कर रहे हैं। रैबिट पोज को शशांक आसन जो हम लिखते हैं कहते हैं, वो उच्चारण गलत करते हैं, बेसिकली वो शशक आसन। और शशांक ओके। मतलब चंद्रमा वाली स्थिति जब आप बना देते हैं, चंद्रासन करते हैं, उसको शशांक आसन। एग्जैक्ट वही है, लेकिन आप देखोगे किताबों में भी शशांक आसन ही लिखा होता है रैबिट पोज। वो अपभ्रंश हो गया है तो वही परंपरा में चलने लग गया। लेकिन अच्छे ओके गुरु सर। में भी जाएंगे आप, वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये शशांक नहीं है, ये शशक आसन। शशांक तो, शशांक का मतलब चंद्रमा होता है, वो अलग आसन। ये है बस, बहुत ज्यादा इस पर नहीं है। अब हम लोग आते हैं योगाभ्यासों को। जितने योग के अभ्यास हैं 6 पार्ट में बांटा है। पहला पार्ट हम लोगों ने आसन देख लिया। प्राणायाम जो दूसरा पार्ट है, उसके बारे में योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक में क्या कहा गया है। प्राणायाम के अभ्यास से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, इस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। श्वसनिक आवेशों पर नियंत्रण होता है, जो श्वसन ब्रीदिंग है उस पर कंट्रोल होता है। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से संबंधित जितनी चीजें हैं उस पर प्रभाव पड़ेगा। हमारे शरीर में है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, वो नर्वस सिस्टम स्वस्थ होगा। तो प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। अब नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पिछली बार भी थोड़ा सा हमने बताया था, इस बार तो खैर एनाटॉमी पढ़ाना है मुझे, तो अच्छे से इसको देखेंगे क्या है। श्वास को लंबी और सुखद समय तक रोकना प्राणायाम की एक आवश्यक तकनीक है। प्राणायाम की एक तकनीक में से है कि श्वास को हम लंबे, ये भी जबरदस्ती नहीं कि छटपटा रहे हैं श्वास रोके हुए, नहीं, सुखद और लंबे समय तक रोकना एक तकनीक है। उसका तरीका है कि कैसे आप 2 मिनट तक श्वास कैसे शुरुआत से लेकर के 2 मिनट तक पहुंचोगे। सब लोग जानते हैं, ये योग करने वाले से अचानक से नहीं होता है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। प्राणायाम के अभ्यास की शुरुआत में श्वास नहीं रोका जाता है, देखिए साफ साफ लिखा हुआ, जो कि आपको हठयोग के ग्रंथों में भी कहा गया है। श्वास के साथ ज्यादा खिलवाड़ नहीं, उसको धीरे धीरे कंट्रोल में लाना है, नहीं तो वो प्राणायाम नुकसान भी पहुंचाता है, वायु से संबंधित रोग हो जाएगा। हिक्का श्वास वाला किन्हीं को याद है, वो सीक्वेंस याद है? अगर श्वास को गलत तरीके से करते हैं तो कौन सा? वेदना ऐसी। हाँ, हिक्का श्वास कफ सिर हाँ, कर्णाक्षी वेद। हाँ, कफ नहीं है, कफ नहीं, कफ वाला जिन्होंने बोला श्वास से सिर वेदना है। हाँ, नहीं तो ये सीक्वेंस कई बार क्वेश्चन आया है, आगे भी आने वाला है, बहुत बार आ चुका है, इसको तो एकदम ध्यान रखिएगा। तो कहते हैं प्राणायाम जब आप किसी को कराने जा रहे हैं तो आप अपनी विद्वता दिखाने के लिए नहीं, अरे आज 2 मिनट तक श्वास रोको और बेचारे जान प्राण जा रहा है, ऐसा नहीं करना। आराम से 1-2 के हिसाब से उनको श्वास प्राणायाम को सिखाएंगे। 1:2, यानी कि 5 अगर सेकंड में श्वास लिया तो 10 सेकंड में श्वास छोड़ना है, लेकिन उनकी क्षमता देखनी है। उनकी क्षमता अगर है 10 सेकंड श्वास लेकर के 20 सेकंड छोड़ने की, तो उनके लिए वही सहज है। इन्हीं की क्षमता है 3 सेकंड लेकर के 6 सेकंड छोड़ने के लिए, उनके लिए वही सहज है। तो ये साधक टू साधक डिपेंड करता है। 1/2 के रेशियो का इस्तेमाल शुरुआत में करेंगे। इसमें कुंभक नहीं है, पूरक और रेचक से सिर्फ बताया गया। प्राणायाम के अनेक प्रकार हैं, जिनमें कभी बाई नासिका से हम लोग श्वास लेते हैं, दाई से छोड़ते हैं, तो हो गया चंद्रभेदी। कभी दाई से लेते हैं, बाई से छोड़ते हैं, तो सूर्यभेदी हो गया। कभी मुख से श्वसन करते हैं, तो जैसे शीतली शीतकारी में ये क्रिया होती है, अलग अलग क्रियाएं होती है। अब प्राणायाम के 3 अंग कहीं बताए गए, कहीं 3 अवस्थाएं बताई गई। यहाँ 3 अवस्था, पूरक, कुंभक और रेचक होता है। पूरक का मतलब होता है श्वास लेना, और श्वास को रोक लिया तो कुंभक हुआ, श्वास को छोड़ दिया तो रेचक हुआ। अब सिंबल लेना, रोकना, छोड़ना, लेकिन उसके लिए शब्द दिया हुआ, पूरक, कुंभक, रेचक। कितना सुंदर शब्द है। लेकिन पूरक का मतलब, कुंभक, रेचक का मतलब ये नहीं है कि सामान्य इंसान भी ऐसा करता है, श्वास सभी लेता है सभी छोड़ता है। पूरक रेचक तो सबका चल रहा होता है। कई बार वो कुछ काम करता है, बोलता है तो कुंभक भी हो जाता है, गायन करता है तो कुंभक भी अपने आप हो जाता है, और गाने वालों को तो प्राणायाम अलग से कराया जाता है। बाल्टी उठाएंगे तो कुंभक लग जाएगा। लेकिन प्राणायाम का मतलब है नियंत्रित तरीके से जब आप पूरक, कुंभक, रेचक की क्रिया करते हैं, एक
रिदम के साथ में, गुरु के बताए मार्ग के हिसाब से, तब ये प्राणायाम माना जाएगा। नियंत्रित तरीके से श्वास ले रहे हैं, नियंत्रित तरीके से रोक रहे हैं, नियंत्रित तरीके से छोड़ रहे हैं, तब ये प्राणायाम माना जाए। हम लोगों ने ऊपर देखा प्राणायाम से कौन से नर्वस सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है? ऑटोनॉमिक इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑटो नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑटो चलाने वाला ऑटो नहीं, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, मजाक कर। तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम स्वायत्त तंत्र का तंत्र को कंट्रोल करता है, मतलब उसमें कोई गड़बड़ी है ठीक करेगा, मानसिक कार्य को भी प्रभावित करता है। साथ ही प्राणायाम ध्यान के लिए एक तरह के शरीर और मन को तैयार करता है। प्राणायाम से आप मेडिटेशन के लिए भी तैयार हो। खूब प्राणायाम की, मैं अपना बता रहा हूँ क्या हुआ। जब मुझे कमर में दिक्कत हुई और मेरा कमर का जो छोटा ऑपरेशन क्या कहेंगे, इंजेक्शन पड़ा दरअसल L4 L5 वाले उस पोर्शन में, तो उसके लिए भी ओटी में रखना पड़ा। पहले तो हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा, फिर ओटी में जाना पड़ा। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद बहुत सारी समस्याएं हुई मुझे, लेकिन योग से बहुत फायदा हुआ। तो ओटी में मुझे एनेस्थीसिया दिया गया, एनेस्थीसिया भी इंजेक्शन वाला, तो उससे उतना पोर्शन जो है शून्य हो गया। जब मैं आया कमरे में, मुझे लाया गया, तो मुझे ना अजीब सा हो रहा था, जैसे कि स्किन अपने आप ऐसे स्किन में हो रहा था, ये इधर स्किन हो रहा था, मैं अनईजी फील कर रहा था। अब क्या करता, तो मैंने क्या किया, अनुलोम विलोम, लेटा हुआ अनुलोम विलोम करना शुरू कर, आंख बंद किया, हमने भगवान का नाम लिया, अनुलोम विलोम करना शुरू कर। और आपको बताऊं, आधे घंटे बाद ये सारा जो हो रहा था वो सब नॉर्मल हो गया। और थोड़ी देर बाद लगा मैं तो नॉर्मल हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब उस समय लेटे हुए में जो दिक्कत है वो कमर में है, इंजेक्शन पड़ा जो है तुरंत ठीक नहीं होगा, समय लगेगा। लेकिन उस समय जो मेरी मानसिक स्थिति थी और जो स्किल्स वगैरह में जो वो खामखा कुछ हिलन डुलन हो रही थी, वो सब ठीक हो गया। ये मैंने प्रभाव अपने ऊपर उस समय देखा। और आधा घंटा तक किया, फिर मैं थोड़ी देर रुका, फिर किया, तो उसको मैं करता, मैंने कहा जब इतना फायदा हो रहा है तो इसका अभ्यास करना चाहिए। तो प्राणायाम बहुत फायदेमंद है, लेकिन नियंत्रित तरीके से करेंगे तब। कोई उस समय मैंने कोई रेशियो वेशियो नहीं देखा, कितने में ले रहे हैं कितने में छोड़ रहे हैं, बस मैं लंबा सहजता से लेता गया, लंबा सहजता से छोड़ता गया, बहुत मुझे फायदा हुआ। अब हम तीसरे अंक पर पहुंच जाते हैं। एक बार फिर से 6 अंक को हम नाम याद कर लेते हैं योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक। पहला आसन कहा गया, आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंद। प्राणायाम कहा गया, क्लियर। तीसरा मुद्रा, आसन, प्राणायाम, बंद, ध्यान, अभिवृत्ति। थोड़ी बोलेंगे, हर बार सरिता जी ही नहीं बोलते, और भी बोलते। आसन, प्राणायाम, बंद, तीसरा मुद्रा बंद। बंद चौथा सर। मुद्रा बंद। क्रिया चौथा क्रिया है, पांचवा ध्यान, पांचवा ध्यान फिर और अभिव्यक्ति प्रशिक्षण विधि। क्रिया ध्यान अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास। अभिवृत्ति प्रशिक्षण। बढ़िया। ये हो, पायल जी बहुत दिनों बाद आप क्लास में आ रहे हो, आज आपकी आवाज सुनी, एक आप बोल रहे हो। सर मैं रोज रहती हूँ क्लास में। अच्छा, बोल रहे नहीं रहे हो लगता है। हाँ, बोलती कम हूँ लेकिन रहती हूँ क्लास में बिल्कुल रेगुलर। अच्छा और ठीक है। सर अभी ये बोल रही हूँ तो एक बात भी बोल दूंगी। मेरे साथ भी आपके जैसे हुआ। मैं एग्जाम देने के लिए गई थी लास्ट अटेम्प्ट, तो इतनी मेरे को एक डर सा लगने लगा था कि एक प्रेशर भी था कि इस बार क्लियर होगा नहीं होगा। तो उस टाइम मैंने सिर्फ यही किया, आपने जो किया, डीप ब्रीदिंग और अनुलोम विलोम, पूरा नॉर्मल हो गई मैं और अच्छे से एग्जाम दे पाई। तो देखिए, हम लोग पहुंच जाते हैं ना एग्जाम हॉल में 5-7 मिनट पहले, तो आंख बंद करके अनुलोम विलोम कर लीजिए। कौन देख रहा है, क्या सोच रहा होगा, भूल जाए, किसी से कोई लेना, सब अपने परेशानी में, सब तनाव में उसी तरीके से जैसे आप हो। तो अपना अनुलोम विलोम सहजता से कर लीजिए। 5 मिनट समय है, अभी कंप्यूटर खुला नहीं, पहले कंप्यूटर पर चेक कर लीजिए, फिर 5 मिनट समय है, तो आराम से बैठ करके अनुलोम विलोम का अभ्यास शुरू कर दीजिए। अब आते हैं तीसरे अंग पर, बंध और मुद्राओं की जो चर्चा है। ये शरीर की अर्ध ऐच्छिक और अनैच्छिक मांसपेशियों पर प्रभाव डालता है। अर्ध ऐच्छिक और अनैच्छिक मांसपेशियों, इससे मर्म अंगों तक रक्त का प्रवाह आसानी से होता है। मर्म वाली बात एक आसन में भी कही गई थी। आसन में भी कहा, संवर्धनात्मक आसन में बात आई थी कि मर्म के अंगों पर प्रभाव, मतलब मर्म स्थलों पर प्रभाव पड़ता है, एक्टिवेट होता है।
और यहाँ कहा गया मर्म जो अंग है वहां तक रक्त का प्रवाह आसानी से होता है। जैसे मान लीजिए मर्म स्थान नाभि में भी होता है, तो मुद्रा बंद करेंगे तो वहां भी होगा। मर्म स्थान घुटने में भी है, घुटने के नीचे भी है, सिर में भी है, ऊपर भी है, आंख के बगल में भी है, यहाँ भी है। ये दोनों नाक के यहाँ छोटी उंगली ले जाओगे, लगेगा जैसे उंगली के लिए स्टैंड बना हुआ है, दबाओगे यहाँ भी है। तो मर्म अंगों तक रक्त का प्रवाह आसानी से होता है, किससे? मुद्रा बंद से। शारीरिक मानसिक स्थिरता, देखिए स्थिरता शब्द आता है, मुद्रा बंद से क्या होता है? स्थिरता आती है। तो यहाँ उसको थोड़ा सा सेंटेंस में इस तरह कहा गया, शारीरिक और मानसिक स्थिरता बनाए रखने में योगदान देता है। प्राणायाम में उपयोग किया जाता है मुद्रा बंद का। मुद्रा प्राणायाम के दौरान हम लोग करते हैं ना, मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद करते हैं। तो प्राणायाम में उपयोग के आधार पर बंध और मुद्राओं में भेद किया जाता है, उसको बंध कहते हैं, और जो मुद्रा करते हैं मुद्रा को अलग किया जाता है, दोनों में भेद किया जाता है। तो प्राणायाम में जो प्रयुक्त होता है उसको हम लोग बंध कहते हैं, मूल बंध, जालंधर बंध, उड़ियान बंध। कुछ आसनों को भी मुद्रा कहते हैं, जैसे कि विपरीत कर्मी मुद्रा कह देते हैं, जबकि वो हम लोग आसन के दौरान उसको करते हैं। शीर्षासन को भी विपरीत कर्मी मुद्रा की श्रेणी में लाया जाता है। बहुत सारे योग संस्थानों में शीर्षासन को भी विपरीत कर्मी मुद्रा कहा जाता है, तो उससे विशेष प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग चौथे पर पहुंच गए, क्रियाएं। हम लोग बाकी जगहों पर क्रियाएं पढ़ते हैं क्या? शुरुआत में ही क्रियाएं होती है। ऐसा हठ प्रदीपिका में क्रियाएं कहाँ पर बताई गई हैं? षटकर्म का अभ्यास सेकेंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर में पक्का? बाकी लोग कंफ्यूज क्यों हो गए? जी सर, सेकेंड चैप्टर में तो है। पहले चैप्टर में क्या है प्रदीपिका में? आसन। दूसरे में क्या है? प्राणायाम। तीसरे में क्या है? मुद्रा बंद। मुद्रा मुद्रा बंद। क्या है? एक हुआ आसन, एक प्राणायाम, एक मुद्रा बंद, एक आपका नादानुसंधान यानी समाधि वाला। तो उसमें क्रिया कहाँ आया? षटकर्म कहाँ आया? उसमें सर नाड़ी शोधन की प्राणायाम से शोधन करना, इसके बाद षटकर्म है, उसके बाद फिर प्राणायाम। षटकर्म कहा प्राणायाम के अंतर्गत आया था ना, जो ये सीक्वेंस है। जिसमें कफ बड़े होते हैं, मोटापा होता है, वो प्राणायाम कर सकते, षटकर्म अदरवाइज नहीं कर सकते। सरिता जी सवाल जहाँ तक है वही कर रहे थे, आगे नहीं बढ़ना। सवाल जो पूछा गया वो जो पूछना मैं चाह रहा था, भारती जी ने कहा, बाकी लोगों ने भी कहा, विभा जी ने कहा कि द्वितीय जो अध्याय है, द्वितीय जो उपदेश है प्राणायाम का, उसी में षटकर्म की चर्चा आई, उसी में कहा गया। यानी आसन पहला है और दूसरा प्राणायाम, प्राणायाम वाले में षटकर्म की चर्चा आई है। अब आप लोग एक बार उसको रिकॉल कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर चौथे नंबर पर दिया हुआ योगाभ्यासों की अध्यापन विधि पुस्तक। ये शरीर की शुद्धि करनी है तो इन क्रियाओं से करेंगे। किनसे? ये शोधन क्रिया है, शरीर की शुद्धि करनी है। कितनी शोधन क्रियाएं हैं? वही 6 शोधन क्रियाएं कही। धौतिर्वस्ति तथा नेति त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भातिश्चेतानि षटकर्माणि प्रशक्षते। ये किस ग्रंथ से का मैंने श्लोक बोला है, कोई बताएंगे? हठ प्रदीपिका। नौली फिर कपाल भाती है, ये सीक्वेंस किसका है? हठ प्रदीपिका का सीक्वेंस, ठीक है। घेरन में सीक्वेंस थोड़ा सा अलग है, त्राटक और नौली अपना सीट चेंज कर लेता है। तो इसमें योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक में हमें हठ प्रदीपिका वाला सीक्वेंस दिया हुआ है षटकर्म का। योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक क्रियाओं द्वारा शुद्ध होने वाले शरीर के क्षेत्र कौन कौन से हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट, कौन कौन से क्षेत्र की शुद्धि होगी शरीर में इन क्रियाओं से। कहा गया नासा, ग्रसनी, हालांकि किताब में एक शब्द इंग्लिश वाले में तो ठीक है, हिंदी वाले में थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। ग्रसनी 2 बार दिया हुआ है, तो जैसा दिया था मैंने लिख तो वैसे ही दिया हुआ है, तो आप इसको देखिएगा, एग्जाम में देखने कैसे क्वेश्चन एक बार आया हुआ भी था, वो क्वेश्चन भी देखेंगे। नासा, ग्रसनी, मुख, कपाल, जठर,
फिर ग्रसनी शब्द आया हुआ है, गुदा, मलाशय और आंत कहा गया है, आंत। इस तरह से ये इतने शरीर के इतने अंगों की सफाई होती है, शुद्धि होती है। अब आगे 5वां अंग है ध्यान वाला। ध्यान पर हम लोग देखते हैं, मन की वृत्तियों पर नियंत्रण करने के लिए योग एक विधि है। ध्यान किससे लगाते हैं? मन से लगाते हैं, चित्त से लगाते हैं। तो मन की जो वृत्तियां हैं वो कहीं और ना जाकर के जिस पर लगा रहे उसी पर लगे, उसके लिए जिस विधि का इस्तेमाल, जिस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं, तो मन की वृत्तियों पर नियंत्रण करने के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जिस विधा का इस्तेमाल करते हैं, वही ध्यान है। और ध्यान के कितने तरीके? अनगिनत तरीके। जब आप घेरन संहिता ही पढ़ेंगे तो ध्यान के कितने ही तरीके बताए गए। तो ध्यान के अनगिनत तरीके बताए गए हैं। ध्यान में लीन होने की प्रक्रिया होती है, किसको? चित्त को लीन करते हैं ऑब्जेक्ट पर, जिस पर ध्यान लगाते हैं उस पर। जिसमें व्यक्ति किसी वस्तु को चुनता है, गुरु ने दिया हुआ है, या ध्वनि है, नादानुसंधान में भी चित्त का लय होता है, तो वहां पर हम चित्त को ठहराने की बार बार कोशिश करते हैं। पहले धारणा, फिर उसके बाद ध्यान वाली स्थिति बनती है। ध्यान में होता क्या है? मन कंट्रोल होता है, एक तरीका है, लेकिन डायरेक्ट आपको ध्यान नहीं करना चाहिए। जब तक आसन और प्राणायाम नहीं होगा, ध्यान का अभ्यास सुरक्षित नहीं है। ये बात कही गई जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आसन प्राणायाम को साधे बिना ध्यान का अभ्यास सुरक्षित नहीं है, ये सेंटेंस कहा है। तो आसन प्राणायाम भी करेंगे। आगे बताया गया भी है कि जब ध्यान करें तो ध्यान से पहले थोड़े स्ट्रेचिंग वाले अभ्यास करने चाहिए, उसके बाद ध्यान कराना चाहिए। ध्यान का आधारभूत सिद्धांत आंतरिक आत्मज्ञान है। आंतरिक आत्म सिद्धांत क्या है? आंतरिक आत्मज्ञान। अब हम छठे पर आते हैं, एप्टीट्यूड ट्रेनिंग प्रैक्टिस पर, अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास में। ये सभी यौगिक अभ्यासों का आधार है, अभिवृत्ति प्रशिक्षण। यानी कि जो कराने वाला है, मैं अभ्यास करा रहा हूँ, मेरा ही आचरण ठीक नहीं है, मैं जिन नियमों से करा रहा हूँ योग करे, मैं ही नहीं कर रहा हूँ नियम, तो कैसे होगा? तो अपना आचरण भी ठीक रखना। जिन नियमों का पालन हम किताबों में पढ़ते हैं, अभ्यास हम दूसरों को कहते हैं, उसको चाहे हम कोई कार्य कर रहे हैं, योग के अभ्यास को हम अपने जीवन में उतार लें, उसे ही अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास कहते हैं। कि हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में योग के अभ्यास को अपने जीवन में उतार लिया है, जिसमें कि मेन यम नियम आता है। हम ईमानदार हैं तो अपने काम, कुछ व्यवसाय कर रहे हैं उसमें भी ईमानदार हैं। शुद्धि रखने शरीर की, मन की, तो उसमें भी हम ईमानदार हैं पूरी तरीके से। तो सोशल बिहेवियर, सेल्फ डिसिप्लिन को विहित तरीके से जीना, यह आपका अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास के अंतर्गत आता है। आज हम लोग यहाँ तक रहने देंगे। 6 के 6 अंगों को देख लिया हुआ है। तो सभी यौगिक अभ्यास, जितने 6 अभ्यास हम लोगों ने देखा, 6 अंग देखे हम लोगों ने, वो सभी एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो एक बार हैंड रेज कीजिए, मैं चाहता हूँ सीक्वेंस में सब लोग बता दीजिए। कुछ है 5-7 मिनट का समय, ये ठीक रहेगा हमारा, तो कर ही लेंगे। क्वेश्चन तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, उसमें दिक्कत नहीं है। देव जी पहले बता दीजिए, अब एक एक करें। सर 6 प्रकार से वर्गीकृत करा गया है यौगिक अभ्यास को, जिसमें आसन, प्राणायाम, बंध क्रियाएं, ध्यान और अभिवृत्ति प्रशिक्षण विधि। आसन को 3 भाग में वर्गीकृत किया गया है, 3 श्रेणियों में, जिसमें ध्यान, धारणात्मक, संवर्धात्मक और शिथिलात्मक। प्राणायाम में बोला गया है कि प्राणायाम को 1:2 में लेना छोड़ना होता है। ठीक है। मुद्रा बंध में शुरुआत में स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है। ठीक है। और 1:2 के हिसाब से श्वास लेना और छोड़ना होता है। ठीक है। प्राणायाम में 3 अवस्था आ जाती हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। मुद्रा बंध में अर्धैच्छिक और अनैच्छिक मांसपेशियों पर प्रभाव डालता है और मर्म अंगों पर रक्त का प्रभाव बढ़ता है। ठीक है। ऐसे ही क्रियाओं में बोला गया है 6 प्रकार के मुख्य शोधन क्रिया हैं: धौती, बस्ती, नेति,
त्राटक, नौली, कपालभाति, हठ प्रदीपिका के अनुसार सेम है। ठीक है, 30 हो सेम। गया क्या? फिर आता है ध्यान। ध्यान में अनगिनत तरीके से ध्यान करा जा सकता है और सिद्धांत बोला गया है उसमें आंतरिक आत्मज्ञान हो जाता है। ठीक है, और लास्ट में हमारा आ गया अभिव्यक्ति प्रशिक्षण विधि। ठीक है, जिसमें सोशल बिहेवियर और सेल्फ डिसिप्लिन की बात करी गई है, नियंत्रित करने को बोला है। पूरा डिटेल आपने बता दिया, जितना हमने पढ़ा उसका सार आपने बहुत अच्छे से बता दिया 2-3 मिनट में। बहुत बढ़िया। आरजू जी। सर सबसे पहले आता है आसन, फिर प्राणायाम, फिर बंद के बाद क्रियाएं, फिर ध्यान और लास्ट में आता है अभिव्यक्ति प्रशिक्षण अभ्यास। सर अंदर का भी बताना है या नाम नाम बस? अंदर के याद है ना? चलिए अंदर का अभी रहने देते हैं, सब लोग अंदर का बताएंगे। सब लोगों जितने लोगों ने हैंड रेज किया है उनका नहीं हो पाया।